गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज अपने 22nd क्लास में हैं। काफी आप लंबी जर्नी हम लोग ने साथ में कवर कर ली। आई होप आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे काफी वैल्यू डिराइव कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने क्लास नंबर 22 पे हैं। टुडे वी आर कमिंग टू रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम। बेसिकली ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? आप जो भी इनकम अर्न करते हो उस इनकम के बारे में यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। व्हाई डू यू नीड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट? बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट that I have earned so much income under various heads. These are the incomes which are taxable. This is the amount of tax and this is how I have paid my tax. Okay. After payment of your tax, you file your return. It is more like an acknowledgement that you file with the, what should I say? It's like a bill after payment. When you go to a restaurant, you make a payment, you get a bill after payment, written paid. The same way is this: after making a payment of tax, you file a return and you get a receipt claiming that you have duly filed the return. If you don't file your return, there are certain problems and penalties as well. Like for example, अगर आप अपना return नहीं file करते हो due date तक, तो there is a penalty of 5,000 rupees which can even go up to 10,000. Okay, so ये return filing is mandatory, but it is not mandatory for all class of people. ठीक है। रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है 139(1). रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है 139(1) एंड इट क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, बट इट देन टेल्स यू किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर थ्योरी पर्पस। 5 to 7 marks on an any day basis on any exam. Okay, and since now MCQ are also in the paper, this is a very good topic for MCQs to be put in because there are a lot of monetary values here. Okay, let's come to it. 139(1) says that it is applicable on all assessees, that all assessees are required to file income tax return, or as I say, return filing of income if their total income chargeable to tax exceeds rupees 2,50,000. अगर आपको याद हो तो रेट्स ऑफ टैक्स में भी हम लोग 2,50,000 के ऊपर जाते ही टैक्स पेमेंट करना शुरू करते थे। वहीं से मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आप रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। अब एक बात आती है दिमाग में, सर क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी 250 के बाद ही है? हाँ। तो उसका सर 250 के नीचे अगर हम हैं तो रिटर्न नहीं फाइल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सर कब कर सकते हैं? आप वॉलंटरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट किसी इनकम के, जीरो इनकम के, या आप रिटर्न फाइल कर सकते हो टीडीएस का रिफंड लेने के लिए। जैसे हम लोग टीडीएस अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे मेरे को जो मेरे जहां इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाता हूं वहां से जो सैलरी मिलती है, हर बार सैलरी का 10% काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर मैं गवर्नमेंट के पास अपना रिटर्न फाइल करता हूं, गवर्नमेंट को बोलता हूं कि ये मेरी इनकम है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा टैक्स मेरा काट लिया गया है। ठीक है, आप ये मेरे को रिफंड दे दीजिए क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगर ऐसे सिचुएशन में मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि मेरी 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही, या फॉर एग्जांपल मेरी इनकम अगर 7 लाख भी है तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 लाख पे स्लैब रेट लगा के अपना टैक्स निकालूंगा। सपोज 7 लाख पे स्लैब रेट लगा के मेरा टैक्स निकल के आता है 25,000 और टीडीएस के तौर पे मेरा काट के ऑलरेडी जमा कर दिया गया है 35,000। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि रिटर्न फाइल में कि मेरा 10,000 का रिफंड बनता है, मेरे को 10,000 रुपए वापस दे देने के लिए। या उल्टा अगर होता है, मान लीजिए 25 डिपॉजिट हुआ और मेरा टैक्स लायबिलिटी 35 निकल के आता है, तो मैं गवर्नमेंट को 10,000 और पेमेंट करूंगा, उसके बाद रिटर्न में उस पेमेंट की इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे मैंने पेमेंट किया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले इनकम 250 क्रॉस करे या ना करे। वो है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी इंक्लूडेड होगा। इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले ही इनकी इनकम 2,50,000 को क्रॉस करे या ना करे। ठीक है बच्चा, मतलब जैसे कंपनी का अगर लॉस भी होगा तो उसको लॉस रिटर्न फाइल करना होगा, या अगर जीरो इनकम है तो नील रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना इज कंपलसरी। ठीक है बच्चा, अब आगे इसमें अब कुछ प्रोवाइजोस में बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2019। These amendments were applicable for the May exam, so it also becomes duly applicable for the November exams as well. So we have the 4th and the 5th proviso here. What is the 4th and the 5th proviso? Proviso states that this is an exception to the above. Like for the above provision, it clearly states that return shall be filed where the income exceeds rupees 2,50,000. But in the 4th and the 5th proviso, there is an exception. It states, even if there is a person whose total income does not cross 2,50,000 will be required to file a return under 139(1) provided
एनी टू ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भले ही आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। हमने बोला सर कौन सी ऐसी कंडीशन है, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बोला सपोज 1, यू आर होल्डिंग एनी एसेट, you are holding any asset or you have any type of bank account in which you are a signing authority, means you have the right to sign in a country outside India, means you have an asset located in a country outside India or you have a bank account located in a bank outside India, then you have to file return even if your income is less than 2,50,000. This is basically just to trace कि आप इंडिया के बाहर से बाहर, मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर पैसा तो नहीं भेज रहे, और फिर इंडिया में तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आपकी इनकम कम है। दिस इज जस्ट टू ट्रेस यू दैट यू एग्जिस्ट एंड ब्रिंग यू अंडर द रडार, ठीक है। सो दिस इज हियर। द नेक्स्ट इज इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट, ठीक है, यू माइट बी होल्डिंग एन एसेट इन योर ओन कैपेसिटी और यू माइट ऑल्सो बी अ बेनिफिशियल ओनर टू द एसेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल my dad is holding an asset and I am the beneficial owner of the asset. So what is the difference between a beneficiary and a beneficial owner? A beneficiary means a person who has paid out of his own pocket to purchase that particular asset, and the beneficial owner is a person who will get the benefit of the asset while it has been paid by someone else. Like हम लोग सब जो ये क्लास देख रहे हैं, we are all the beneficial owner of our mom dad's property, whereas the mom and dad are the beneficiary of their property. Okay. So next point बोलता है if you are a beneficial owner of any property located outside India. Now you have to understand, अगर the beneficiary himself files the return, the beneficial owner is not required to, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को jurisdiction के अंदर लेके आना था, वो आ गया। Let me explain. Suppose my dad has a asset located outside India and I am the beneficial owner. If dad files the return on the same asset, I am not required to file the return since the beneficiary has already filed it. Logical. And the asset has come under the income tax radar. But if he does not file a return, I am required to file it. Okay. Sure. Next, there is a sixth proviso which has been introduced, that we will see the income exceeding 2,50,000, whether it is exceeding 2,50,000 or not, कि वो 2.5 लाख के ऊपर है या नहीं, we will see it before claiming any deductions under chapter 6A या वो जो capital gain का deductions I have taught you under section 54, वो minus करने से पहले you will test whether the gross total income before any deductions crosses 2,50,000 or not. If it does, then there will be a return filing compulsory. If it does not, then no return is required. Okay. माइनस करने के बाद नहीं देखेंगे डिडक्शन, पहले देखेंगे। There is a seventh proviso which has been introduced, a very important proviso. It is also given as an MCQ in your CA final papers. So imagine the importance of this. It simply says under the following three circumstances, if you are already not required to file return under 139(1), अगर आपको पहले से 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं करने बोला गया था, तो ये तीनों कंडीशंस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट, if your deposits in a particular year exceed rupees 1 crore, if your deposits in a particular year exceeds rupees 1 crore in any bank or cooperative bank, in any bank or cooperative society bank, अगर आपके डिपॉजिट 1 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं, मैं आपको टीडीएस के टॉपिक में सेम पढ़ाऊंगा, इससे एक रिलेटेड अमेंडमेंट टीडीएस के टॉपिक में भी आया है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है टीडीएस में 194N, जो यही बोलता है कि अगर आपने कोई विड्रॉल या डिपॉजिट 1 करोड़ के ऊपर के अमाउंट का 1 साल में कराया है, यू आर लायबल फॉर 2% टीडीएस। सेम इससे रिलेट करके, तो अगर मेरा 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट्स है किसी एक ईयर में फ्रॉम एनी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक मतलब एक बैंक की सारी ब्रांचेस ऐड होंगी, सिंस वी ऑल फॉलो सीबीएस, लाइक एचडीएफसी cannot be added with HDFC cannot be added with Axis even if I have a same PAN card on both. It will be bank wise aggregation. Okay. Next, अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू फॉरेन ट्रैवल आउटसाइड इंडिया एंड यू आर इंकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2 लाख, if you are going outside India for a foreign travel and you are incurring an expenditure more than 2 lakh rupees, okay, not 2 lakh dollars, 2 lakh rupees, convertible currency कुछ भी हो सकता है। Next, if your electricity bill is more than rupees 1 lakh in a year, these new introductions have been made to bring you under the track. If your electricity expenses are more than rupees 1 lakh. इसके बाद there are certain charitable organizations under section 139(4)A. They are allowed deductions under section 11 and 12. Their entire income is exempted.
नाउ इन ऑर्डर टू गेट दैट एग्जाम्पशन दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस रिटर्न, और रिटर्न उन लोगों को कब फाइल करना है, इफ देयर इनकम एक्सीड्स रुपीज 2,50,000। इवन अगर ये लोग रिटर्न नहीं फाइल करते, देयर इज अ पेनल्टी अंडर 272A रुपीज 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। जितने दिन लेट रिटर्न फाइल करोगे ड्यू डेट से, रुपीज 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 139(4)B आता है, B फॉर बीजेपी, so it is for political parties. Like political parties are allowed exemptions under 13A. Their entire income is exempt except business income. Means that PGBP income is taxable, rest all incomes are exempted. Now in order to get this exemption under 13A, you need to file a return if your income exceeds rupees 2,50,000 बच्चा। Next, ठीक है। Now these are the due dates for return filing. इस due date तक आपको return file करना है। बोलता है एनी असेसी हु इज टू फर्निश ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट अंडर 92E। सुन लीजिए, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट उस असेसी को देना होता है जिसका कोई एसेट इंडिया के बाहर लोकेटेड है, जैसे भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा। तो अगर आप ऐसे इंसान है जिसका कोई एसेट इंडिया के बाहर है और आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देना है, ये सेक्शन आप फाइनल में पढ़ोगे CS और CMA के, तो आपको कितने तारीख तक रिटर्न फाइल करना है, बाय 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर में 30th नवंबर तक फाइल करना है। अगर आप कंपनी हो या आपका ऑडिट रिक्वायरमेंट है अंडर IT एक्ट, मतलब मैं एक पर्सन हूं और मेरा ऑडिट रिक्वायरमेंट है अंडर IT एक्ट, आपको PGBP याद होगा। एक आदमी को ऑडिट कब करवाना होता है इनकम टैक्स एक्ट में, अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या वो प्रोफेशन कर रहा है और उसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, तो उसको ऑडिट कराना होता है। तो ऑडिट रिक्वायरमेंट है अंडर द IT एक्ट, या क्या बोल रहा है, यू आर अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म। आप एक फर्म के वर्किंग पार्टनर हो जिसके पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना पड़ रहा है, मींस द पार्टनरशिप फर्म इज सब्जेक्टेड टू ऑडिट, so the working partner also has to file a return. In 3 cases में your liability is for return filing date is 30th September and in all other cases is 31st July. मतलब हम लोग जैसे इंडिविजुअल के लिए it is 31st July. तो ऐसे याद कर लेना, जो विदेशी है उसका 30th नवंबर, कंपनी फर्म और जिसका ऑडिट होना है उसके लिए 30 सितंबर, क्योंकि ज्यादा काम करना है ना, ऑडिट कराना है, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। और जो जुलाई में जिनका काम कम हो, जिनकी इनकम कम, उनको 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, ठीक है। ऐसे याद करो, जिनका कम काम उनका 31, जिनका थोड़ा ज्यादा काम है, PL बैलेंस शीट ये सारी चीजें बनाना है, जनरल मीटिंग करना है, उनके लिए 30 सितंबर, और जिनका बस थोड़ा ही सा ज्यादा काम है, एक रिपोर्ट और देना है, उनके लिए 30 नवंबर। हो गया। जनरली नवंबर इज अ वेरी गुड मंथ, स्पेशली जुलाई इज ऑल्सो अ वेरी गुड मंथ, बिकॉज जो लोग मई में एग्जाम देते हैं, जून जुलाई इज हॉलीडे, जो लोग नवंबर में एग्जाम देते हैं 15 तारीख तक सब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, 15-20 तारीख तक, सो इट इज अ हॉलीडे। It is only the people who are in September are not very happy, okay, because it's just 1 month to exams and now you have currently 2 months to exam, ठीक है। आते हैं, अच्छा, अगर एक पर्सन फेल हो जाता है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है, ये आते हैं हम लोग इसमें। अगर एक पर्सन जिसको 139(1) के अंदर he is required to file his return and he fails to file his return, then what is the penalty? The penalty is under section 234F. The penalty is under 234F. F so you can understand what I'm trying to refer if you don't pay something. ठीक है, so if you have not fulfilled anything, there will be a penalty under 234F. What is the penalty? If you manage to file your return by the 31st December of the assessment year, like suppose आपका 1920 ईयर है, 20 ईयर खत्म हो जाएगा 31/3/20 को, अगर उस ईयर का रिटर्न आपका ड्यू जुलाई में है, या ड्यू सितंबर में है, या ड्यू नवंबर में, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका केस है, अगर आप रिटर्न उसी साल के 31 दिसंबर तक फाइल कर दिए तो द पेनल्टी इज 5,000 रुपीज। अगर 31 दिसंबर के बाद आपने फाइल किया तो पेनल्टी इज 10,000। इट इज नॉट 10 + 5, इट इज ईदर 5 और 10। लेकिन ठीक है, लेकिन देयर इज अ रिलीफ कि सपोज अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस ही नहीं की है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस ही नहीं की है, तो आप पे जो पेनल्टी लगेगा, भले ही आप 31 दिसंबर तक करो या उसके बाद करो, कैन नॉट एक्सीड ₹1,000। ये ना एक माफी टाइप का दिया गया कि इफ यू थिंक 5 लाख की इनकम तक पे कोई टैक्स नहीं आता, रिबेट लेके द टैक्स लायबिलिटी इज 0। सो द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू आउट कि इवन इफ यू हैव मिस्ड इट, वी वोंट चार्ज यू सम मनी एंड मेक इट अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट इवन पेइंग टैक्स बट पेइंग पेनल्टी। ठीक है, सो अगर 5 लाख तक है तो मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी ₹1,000। आई देख लीजिएगा एक बार, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है 234F एंड इन एनी अदर केस इट इज 10। ठीक है, अब आते हैं लॉस रिटर्न में। ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपके ठीक इसके पहले वाली क्लास
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में मैंने ये बोला था, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन दो ऐसे लॉस हैं जिसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। एक है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड दूसरा द लॉस फॉर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एचपी एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विदाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर आप 139(1) की डेट तक नहीं कर पाए तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, ठीक है, तो अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये मैंने कैसे निकाला ये सिनॉप्सिस, 139(3) साफ साफ बोलता है that the return has to be filed within the due date of 139(1) and 139(1) का ड्यू डेट है 30 नवंबर, 30 सितंबर और 31 जुलाई। तो अगर वहां तक नहीं किया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पर बिलेटेड रिटर्न का जो डेट है वो आपको कितना टाइम देता है, बिलेटेड रिटर्न बोलता है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपका अगर 1920 है, ठीक है, तो हम आपको पूरा 1 साल देंगे 1920 से। मतलब आपको रिटर्न फाइल करना है, बिलेटेड रिटर्न का डेट कब तक है, 1/4/2020 से लेके 1/4/2021 तक या 31/3/21 तक, पूरा 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा, पूरा 1 साल, ठीक है। और whenever your assessment is completed, आपकी असेसमेंट बहुत सारे सेक्शन में कंप्लीट होती है, जैसे नॉर्मल असेसमेंट हुआ तो 143(1) में कंप्लीट होगा। व्हाट इज असेसमेंट? आपने जो रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स अथॉरिटी वो रिटर्न को अप्रूव कर देता है चेक करके कि जो आपने किया वो ठीक किया, ठीक है। अगर ये काम, ठीक है, मान लो आपने ये काम गवर्नमेंट पहले ही कर दे, पहले कैसे कर देगा, मान लो गवर्नमेंट पहले एक नोटिस आपको भेज दे कि आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया और हम लोग आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं। व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? कि वो अपने हिसाब से तुम्हारी इनकम असेस कर देगा और उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या अब यू कैन फाइल रिटर्न? नो, बिलेटेड रिटर्न का डेट खत्म हो गया। बिलेटेड रिटर्न कैन ओनली बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीटेड, व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर 1920 है तो 1/4/2021 तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो, बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मेरा प्रीवियस ईयर क्या है 1920, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2021, तो बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा, 31/3/21, तो 31/3/21 तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एक आता है रिवाइज्ड रिटर्न 139। अच्छा, ये मैंने एक तो लिख दिया जो मैंने आपको बोला, वो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। एक सेक्शन और आता है 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न। आप कितने बार भी अपने रिटर्न को रिवाइज करा सकते हो इससे पहले ये डेट खत्म हो जाए। रिवाइज रिटर्न की भी डेट सेम है, देखिए मैंने यहां लिखा है सेम इज फॉर 35(5) बिलेटेड रिटर्न, ठीक है। मतलब जो बिलेटेड रिटर्न का डेट है दैट इज सेम फॉर 139(5) विच इज रिवाइज्ड रिटर्न, मतलब 139(5) इज रिवाइज्ड रिटर्न। तो आप रिवाइज्ड रिटर्न जो बिलेटेड का डेट है उसके बीच में आप कितने बार भी अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। और जैसे आप रिटर्न को रिवाइज करोगे ना, इट विल स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ 139(1), मतलब इट विल बी डीम्ड एज इफ दिस इज द फर्स्ट रिटर्न यू हैव फाइल्ड। इट विल रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न। मतलब बेसिकली क्या मैं बोलना चाहता हूं, मान लो आपने पहला रिटर्न 139(1) के अंदर फाइल किया 1 जुलाई को, ठीक है, फिर आपने 1 अगस्त को उसको रिवाइज कर दिया। अब जो 1 अगस्त वाला रिटर्न है ना, 2 अलग अलग रिटर्न नहीं होंगे, ये 1 वाला अगस्त वाला रिटर्न वो वाले रिटर्न को जाके रिप्लेस कर देगा और वहां पे आपको एक ही रिटर्न दिखेगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा, विच इज द रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड रिटर्न, ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न पे जगह ले लेगा वो आके, ठीक है। और आप कितने बार भी अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, 1 साल खत्म होने से पहले या असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि इंसान है, इंसान से तो गलती हो ही जाती है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, 139(9) बोलता है कब आपका रिटर्न डिफेक्टिव होगा। There are certain circumstances in which the return will be defective. Just give a slight reading to it. आपको कुछ भी याद नहीं करना, इट्स लाइक बेसिक। अगर आप कुछ एग्जेम्पशंस लिए हो टैक्स में, कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने की है तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पीएल बैलेंस शीट ऑडिटेड सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब नहीं किया तो रिटर्न इज डिफेक्टिव। याद रखने वाली चीज क्या है कि इफ योर टैक्स इज नॉट ड्यूली पेड या इंटरेस्ट इज नॉट ड्यूली पेड, दिस विल नॉट मेक द रिटर्न डिफेक्टिव,
ठीक है, दिस विल नॉट मेक द रिटर्न डिफेक्टिव, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा अब कुछ नई चीजें आई हैं, आपको पता है आधार मौसम में है, ठीक है, आधार आ चुका है, इसीलिए बोलता है आफ्टर 1 जुलाई 2017, यही जीएसटी का भी डेट है, ठीक है, जीएसटी के क्लासेस चल रहे हैं, आप जीएसटी में भी एनरोल करो, जैसे डीटी खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी जीएसटी भी टाइम पे खत्म हो जाएगा एग्जाम के पहले। इट्स मोर ऑफ अ क्रैश कोर्स विद फुल नॉलेज, प्लस इट्स ओनली सैटरडे संडे बैचेस, सो व्हाई डोंट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, मैं 2 बार, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा भी हुआ है और बहुत टाइम हो गया आप भूल गए हो, ठीक है, यू कैन जस्ट टेक इट फॉर अ रिवीजन, इट वोंट पिंच योर पॉकेट अ लॉट, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, it's very much affordable. I've kept it affordable so that everyone can use the service. Let's come to it. अगर after 1 जुलाई 2017 के बाद आपके पास आधार नंबर है, ठीक है, या ऐसे समझ लो on 1 जुलाई 2017 आपके पास पैन है, ठीक है, पर आधार नहीं है, अच्छा मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूं, चलो बेटर रहेगा। 1 जुलाई 2017 को आपके पास, ठीक है, आधार है बट पैन नहीं है और आपको पैन के लिए अप्लाई करना है, तो क्या बोलता है एक्ट कि जिस दिन से आपके पास आधार आया 1 जुलाई 2017 से आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसमें आधार होना चाहिए, आधार का नंबर, और जो आप पैन के लिए एप्लीकेशन भेजोगे उसमें भी आधार होना चाहिए। ठीक है, जो आप पैन के लिए एप्लीकेशन भेजोगे उसमें भी आधार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, मान लो आपके पास पैन है और आप आधार के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पैन है, आधार के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप आधार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पैन नंबर जाना चाहिए और आपका पैन और आधार लिंक हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास आधार है पैन नहीं है तो आप पैन के एप्लीकेशन में आधार का नंबर दे दो और रिटर्न फाइलिंग के टाइम में आधार दे दो। अगर आपके पास पैन है तो आप आधार के लिए अप्लाई करो, उसके साथ अपना पैन नंबर प्रोवाइड करो और दोनों को लिंक करवा लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लिंक नहीं कराया आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। देखो, आफ्टर 1 जुलाई 2017 आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर पैन और आरओआई, आपको आधार देना है। इफ नो आधार देन गिव एनरोलमेंट आईडी। किसी किसी का आधार आया नहीं होता है, सिर्फ एनरोलमेंट के लिए दिया होता है, तो आप आधार के जगह में अपना एनरोलमेंट आईडी लिख देना कि हमने अप्लाई किया है, अभी तक आया नहीं है। दूसरे में क्या बोलता है, टू हुम द पैन इज अलॉटेड ऑन और बिफोर 1 जुलाई आर एलिजिबल फॉर आधार shall get both linked। अगर आपने दोनों लिंक नहीं करवाया तो there is a problem, the problem being कि अब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन डेट। आपको पता है बार बार सरकार ये डेट बढ़ाते रहता है, मार्च तक करा लो, दिसंबर तक करा लो, वरना इनऑपरेटिव हो जाएगा वैसे। एंड इट्स अ सिंपल 5 मिनट प्रोसीडियर टू लिंक आधार एंड पैन। नेक्स्ट, अच्छा अब पैन किन ट्रांजैक्शन किन लोगों को रिक्वायर्ड है, ये कैन कम एज अ थ्योरी क्वेश्चन। बोलता है जिसका भी इनकम 2.5 लाख के ऊपर, लॉजिकल, रिटर्न फाइल करने के लिए पैन जरूरी है, पैन और आधार दोनों इंटरचेंजेबली है अब, लेकिन दोनों लिंक तो होना ही पड़ेगा, तो पैन तो होना ही पड़ेगा, बिना पैन के तुम आधार रख के भी क्या नाचोगे, कुछ कर तो पाओगे नहीं, तो रिटर्न फाइलिंग के लिए पैन इज मैंडेटरी। तो पैन इनकम अगर आपकी 2.5 लाख के ऊपर है, लायबल टू पे टैक्स, सो रिक्वायर्ड नोटिस ऑफ पैन। या आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो एंड योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹5 लाख, तो आपको बिजनेस का पैन बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिजनेस का पैन अलग होगा, इंडिविजुअल का पैन अलग होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर 139(4)A, मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को अपना पैन होल्ड करना जरूरी है। क्यों, जब आपको कोई चैरिटी देगा तो उसको आपको रिसीप्ट काट के देना पड़ेगा, तो उसमें आपका पैन नंबर मेंशन होना चाहिए। दैट विल एक्ट एज अ प्रूफ फॉर द अदर पर्सन टू टेक डिडक्शन अंडर 80G। ठीक है, तो वो पूरा चेन सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, ये 2 नए सेक्शन आए हैं, पर ये नए 19 के एक्ट के नहीं है, 18 के एक्ट के हैं। क्या बोलता है कि एनी रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, तो बचा कौन, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एलए मींस लोकल अथॉरिटी, एजीपी, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सनल, एचयूएफ enters in a transaction the aggregate value of which is exceeding ₹250,000. So if you enter into a transaction and you are any one of these which are written in green, then you are required to hold a PAN. Now if you realize these entities are artificial entities, there has to be someone representing them. So these are the persons who represent them: MD, director, partner, trustee, author, firm, CEO, कर्ता, principal officer of the person specified in 4 above. मतलब the entity is also required to take a PAN,
Similarly, people who are representing the entity will also be required to take the PAN. Means both are required to hold a PAN. Next. Now, as per Finance Act 2019, now what is the introduction? Finance Act 2019 states, ये नया है, 5E, 6A, 6B. There are three sections which have been introduced. 5E, every person is required to obtain a PAN and quote under this act does not have a PAN can quote an Aadhaar. अगर PAN नहीं है तो आधार कोट कर सकते हैं, और अगर आधार और PAN दोनों है और दोनों लिंक्ड है तो भी आधार कोट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको सिर्फ बताया कि आधार कोड कहां करेगा. फिर 6A में गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई किए हैं जहां पे आपको आधार कोड करना मैंडेटरी है. एज ऑफ नाउ द ट्रांजैक्शंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस देयर जिसमें आधार कोड करना इज मैंडेटरी. दैट इज द 6A. और 6B क्या बोलता है? द पर्सन हु इज गेटिंग दैट डॉक्यूमेंट विद द कोटेड आधार नीड्स टू ऑथेंटिकेट द आधार. मींस हैज टू चेक इट ऑनलाइन एंड वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट हैज टू ऑथेंटिकेट द सेम. तो 6A, 6B, 5E. ठीक है, तीन चीज है. 5E स्टेट्स ये आपको आधार देना है. कहां देना है? जहां पे आपके पास पैन नहीं है तो आप आधार दे दो, और अगर पैन और आधार दोनों है और लिंक है तो आप आधार दे दो. 6A बोलता है देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन व्हिच विल रिक्वायर कोटिंग ऑफ आधार. 6B सेज द सेम आधार नंबर मेंशन्ड शैल आल्सो बी ऑथेंटिकेटेड. ठीक है. नेक्स्ट, आप अपना सेल्फ असेसमेंट में टैक्स पेमेंट करते हो. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट में अपना टैक्स पेमेंट किया, मतलब जनरली हम लोग टैक्स सेल्फ असेसमेंट ही पेमेंट करते हैं. हम लोग खुद से अपनी इनकम निकालते हैं और खुद से अपनी इनकम पे जितना टैक्स बन रहा होता है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं. सपोज ऐसा हुआ कि वो टैक्स शॉर्ट हो गया, शॉर्ट पेड रह गया. ठीक है, तो गवर्नमेंट पता है उस टैक्स अमाउंट से सबसे पहले क्या एडजस्ट करेगा? गवर्नमेंट जो टैक्स अमाउंट से सबसे पहले एडजस्ट करेगा आपका इंटरेस्ट, अगर एक्ट में कोई ड्यू है तो. जैसे 234A-B-C तीन चीज है. 234A तब लगता है जब आपने रिटर्न फाइलिंग लेट से किया है उसका इंटरेस्ट. 234B ये लगता है जब आपने एडवांस टैक्स 90% तक पेमेंट नहीं किया उसका इंटरेस्ट. और 234C तब लगता है जब आपने एडवांस टैक्स के जो टाइम लिमिट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो टाइम पे पेमेंट नहीं किए. तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सबसे पहले आपका जो टैक्स अमाउंट है उससे एडजस्ट करेगा इंटरेस्ट को, और जो 234F का फीस है 5,000 और 10,000 वाला उसको. उसके बाद बाकी अमाउंट को देखेगा और शॉर्ट पेड और फुल्ली पेड जो है उस पे आप पे पेनल्टी या इंटरेस्ट लेगा. सपोज ऐसा होता है आपने जो पेमेंट किया वो इंटरेस्ट या फीस से भी कम है तो यू आर डीम्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट, और आप पे इंटरेस्ट लगेगा अंडर 220 और पेनल्टी लगेगा अंडर 221. क्रक्स क्या है सर वो बता दीजिए. इस बात का क्रक्स ये है कि सबसे पहले आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है उसको एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट से और एडजस्ट किया जाएगा फीस फॉर रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम. लेट्स सपोज आपने पेमेंट किया है 1 लाख रुपए टैक्स. ठीक है, और आपका इंटरेस्ट 234A-B-C मिला के आ रहा है 50,000 और यहां पे फीस आ रहा है 10,000. तो 1 लाख से पहले हम लोग 60,000 माइनस कर लेंगे. बाकी टैक्स लायबिलिटी हम लोग उसके बाद देखेंगे कि पूरी है कि नहीं. नाउ सपोज आपने टैक्स पेमेंट किया 50,000, योर इंटरेस्ट इज 60 और यहां पे पेनल्टी इज 10. नाउ सिंस योर टैक्स is smaller than the interest amount and the fees amount, you will be treated as assessee in default. और इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट और बहुत बड़ा पेनल्टी आएगा बाद में आपके. दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है assessee in default. आप बस इतना चीज याद रख सकते हैं. हालांकि ये भी जरूरी नहीं है, इसमें मैंने आपको बता दी. अब कुछ MCQ के लिए. What do you mean by verifying the return? It means signing the return. Why don't we use the word signing? क्योंकि आजकल लोग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं. So we basically electronically sign it. How do we sign it electronically? Using digital signature. Using digital signature technology. इसीलिए we call it verifying. कौन करेगा किसके केस में? देखो, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई आदमी कर सकता है जिसको ऑथराइज करे. या इंडिविजुअल साउंड माइंड का नहीं है तो कौन कर सकता है? उसके लीगल गार्जियन कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, HUF के केस में कौन करेगा? कर्ता करेगा, जिस द हेड ऑफ द फैमिली. अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है या कर्ता साउंड माइंड का नहीं है तो एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट, फर्म के केस में द मैनेजिंग पार्टनर विल डू. इफ द मैनेजिंग पार्टनर इज नॉट अवेलेबल और नॉट इन कैपेसिटी, देन द एनी अदर पार्टनर अदर देन द माइनर पार्टनर कैन साइन इट. नेक्स्ट, in case of an LLP, there is a term which is known as a designated partner. If there are no designated partner present at that location, because at least 2 designated partners are required to form an LLP. So if there are no designated partners available at that time to sign the return, then the return is to be signed by any other partner. Okay.
इन केस ऑफ कंपनी इट विल बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल सर तो एनी अदर डायरेक्टर। लोकल अथॉरिटी के केस में इट विल बी प्रिंसिपल ऑफिसर। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी के केस में इट विल बी सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एंड अदर एसोसिएशन के केस में इट विल बी प्रिंसिपल ऑफिसर। व्हाट डू यू मीन बाय अदर एसोसिएशन? इट बेसिकली मींस any other than the local authority. It can be like a what should I say, any other association can be like the, what should I say, any cleaning association, like there is municipal corporation, Kolkata municipal corporation. There are other associations under it as well, like the water corporation or the electricity department. For them I mean other association. वहां पे करेगा principal officer. Next is any other person के केस में कोई भी कर सकता है, जस्ट इट हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, मींस अ पर्सन हैविंग हिज सेंसेस, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ने रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक खत्म कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं लेक्चर शॉर्ट स्वीट क्रिस्प रखता हूं, जिससे आप एग्जाम के पहले भी इसको देख के पूरी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा एंड डू ज्वाइन द जीएसटी क्लासेस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।